उत्तर प्रदेश के बरेली डिपो से दिल्ली के लिए रात के 11:30 बजे एक सरकारी रोडवेज बस निकलने को तैयार थी। बस पुरानी थी, उसकी खिड़कियों के शीशे ढीले होकर खड़खड़ा रहे थे और अंदर पीली बत्ती की मध्यम रोशनी फैली थी। ड्राइवर की सीट पर बैठा था जगदीश प्रसाद। उसने अपनी पूरी जिंदगी इसी रूट पर बस चलाते हुए गुजार दी थी। उसके बगल में उसका नया कंडक्टर था नीरज। नीरज मुश्किल से 24 से 25 साल का लड़का था, जिसने हाल ही में संविदा पर नौकरी ज्वाइन की थी। वो हाथ में टिकट काटने वाली मशीन और पैसों का थैला संभाले बेहद उत्साहित था, पर इस रूट की रातों से अनजान था। जगदीश चाचा, आज सवारी बहुत कम है यार, सिर्फ 6 लोग बैठे हैं पीछे। ऐसे में तो डिपो का डीजल का खर्चा भी नहीं निकलेगा। बाबूजी सुबह चेकिंग के वक्त बहुत चिल्लाएंगे। लल्ला, नए आए हो ना, इसलिए डीजल का घाटा देख रहे हो। इस रूट पर रात के 11 बजे के बाद सवारी कम ही मिले तो अच्छा है। बरेली से रामपुर के बीच जो बहेड़ी वाला जंगल पड़ता है ना, वहाँ की रातें इंसान का दिमाग सुन्न कर देती हैं। चुपचाप बैठो और टिकट के पैसे गिनो। अरे चाचा, आप भी पुरानी बातें लेकर बैठ गए। आजकल तो हाईवे पर 24 घंटे गाड़ियां दौड़ती हैं। भूत प्रेत का जमाना गया। मैंने भूत का नाम लिया? नहीं ना, छलावा भूत नहीं होता नीरज। वो सिर्फ एक भ्रम होता है जो तुम्हें ये यकीन दिलाता है कि तुम सही रास्ते पर हो, जबकि तुम मौत के मुंह में जा रहे होते हो। खैर, कुंडी लगाओ, गाड़ी निकालने का टाइम हो गया। बस स्टार्ट हुई। इंजन ने एक जोरदार गड़गड़ाहट की, पूरी बस का लोहा कांप उठा और हेडलाइट की पीली रोशनी अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ गई। बस हाईवे पर सरपट दौड़ रही थी। नीरज टिकट काटने के लिए पीछे की सीटों की तरफ बढ़ा। उसने सवारियों को गौर से देखना शुरू किया। सबसे पीछे वाली सीट पर एक बुजुर्ग दंपत्ति बैठे थे जो आपस में बहुत धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे। उनके पास वाली सीट पर एक नौजवान लड़का हेडफोन लगाए आंखें बंद किए था। बीच की सीट पर एक औरत अपने छोटे बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। जो अजीब बात थी, क्योंकि बच्चा रो नहीं रहा था, बस खिड़की के बाहर घने अंधेरे को एक टक घूर रहा था। और सबसे आगे वाली सीट पर एक आदमी बैठा था। हाँ भाई, कहाँ का टिकट, दिल्ली या रामपुर? उस आदमी ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसका चेहरा बहुत आम था, जैसे किसी दफ्तर का बाबू हो, लेकिन उसकी त्वचा का रंग थोड़ा पीला था, जैसे धूप न मिली हो। रामपुर का? पर भैया, गाड़ी आज बहेड़ी वाले पुराने बाईपास से ले जाना। मेन हाईवे पर आगे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, रास्ता बंद है। नीरज ने सिर हिलाया और टिकट काट दिया। वो वापस ड्राइवर जगदीश के पास आया। चाचा, आगे वाली सीट का मुसाफिर कह रहा है कि हाईवे पर आगे एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी पुराने बाईपास से निकालनी पड़ेगी। जगदीश ने झटके से ब्रेक मारा। बस सड़क के किनारे रुक गई। इंजन की आवाज के बीच जगदीश ने मुड़कर नीरज को देखा। उसकी आंखें गुस्से और खौफ से लाल थीं। तूने किस मुसाफिर से बात की नीरज? पीछे देख। नीरज ने मुड़कर देखा। बस के अंदर सन्नाटा था। पीली बत्ती जल रही थी, लेकिन आगे वाली सीट खाली थी। सिर्फ वही नहीं, बल्कि वो बुजुर्ग दंपत्ति, वो औरत, वो बच्चा, कोई भी वहां नहीं था। पूरी बस खाली थी। पीछे की सीटों पर सिर्फ धूल जमी थी, जैसे वो बस सालों से इस्तेमाल ही ना हुई हो। अरे ये क्या मजाक है? अभी तो मैंने टिकट काटा। ये लोग कहाँ गए? खिड़की दरवाजे सब बंद हैं। उसने अपनी टिकट मशीन देखी। मशीन की स्क्रीन पर लिखा था रूट नंबर 9, टिकट संख्या 000, मुसाफिर रूह। नीरज, मशीन फेंक दे। मैंने कहा था ना, मुड़कर मत देखना, वो आ चुके हैं। जगदीश ने एक्सीलेटर पर पैर दबाया। बस भयानक स्पीड से आगे बढ़ने लगी, लेकिन खिड़की के बाहर का नजारा बदल चुका था। हाईवे गायब था। चारों तरफ सिर्फ ऊंचे सफेद सूखे पेड़ों का जंगल था। सड़क इतनी संकरी थी कि बस बमुश्किल निकल पा रही थी। चाचा, गाड़ी रोको, हम कहाँ आ गए? ये बरेली का रास्ता नहीं है। गाड़ी रोक दी तो हम कभी इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये छलावे की बस है नीरज। जब तक पहिए घूम रहे हैं, हम जिंदा हैं। जिस पल पहिया रुका, हम भी इन सीटों पर बैठकर धूल बन जाएंगे। तभी सामने अंधेरे में एक चमकती हुई रोशनी दिखी। एक पुराना देसी ढाबा था, यादव विश्राम गृह। ढाबे के बाहर कई लोग बैठे चाय पी रहे थे। कुछ ट्रक ड्राइवर खाट पर लेटे थे। सब कुछ बिल्कुल असली और आम जिंदगी जैसा लग रहा था। बस का इंजन अचानक गड़गड़ाया और अपने आप बंद हो गया। बस ठीक ढाबे के सामने आकर रुक गई। चाचा देखो, इंसान है वहां, ढाबा है, हम बच गए। जगदीश ने स्टीयरिंग से हाथ हटा लिए। उसका पूरा बदन पसीने से लथपथ था। नीरज, इस ढाबे का नाम पर यादव विश्राम गृह। मेरे छोटे भाई का नाम यादव था। वो 10 साल पहले इसी रूट पर बस चलाते हुए लापता हो गया था। ये ढाबा असली नहीं है, ये मेरी यादों से निकाला गया जाल है। तभी ढाबे के अंदर से एक आदमी बाहर निकला। उसने हाथ में चाय की केतली पकड़ रखी थी। वो धीरे धीरे बस की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो पास आ रहा था, जगदीश की आंखें फटने लगीं। वो आदमी कोई और नहीं, बल्कि जगदीश का छोटा भाई यादव था।
वो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा 10 साल पहले था। भैया बहुत लंबा सफर कर लिया, अब उतर जाओ, चाय तैयार है, सब लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। जगदीश का हाथ कांपने लगा। उसने चाबी घुमाने की कोशिश की पर इंजन ने जवाब दे दिया। चाचा ये तो सचमुच आपके भाई जैसे लग रहे हैं, क्या ये सचमुच? तभी नीरज की नजर ढाबे पर बैठे मुसाफिरों पर पड़ी। वे सब जो चाय पी रहे थे अचानक रुक गए थे। उन्होंने एक साथ अपने सिर बस की तरफ घुमाए। उन सबके चेहरे धीरे धीरे पिघल रहे थे, जैसे मोमबत्ती आग के पास पिघलती है। उनके चेहरों के नीचे कोई हड्डी नहीं थी, बस एक काला गहरा गड्ढा था। और वो भाई यादव, उसकी आवाज अब भाई जैसी नहीं थी। वो एक बहुत ही भारी मशीनी आवाज में बोला, सवारी पूरी हो चुकी है जगदीश, अब टिकट काटने का वक्त आ गया है। नीरज के हाथ में रखी टिकट मशीन अपने आप चालू हो गई। उसमें से धड़ाधड़ टिकट बाहर निकलने लगे। हर टिकट पर नीरज और जगदीश की फोटो छपी थी और नीचे लिखा था, मृत्यु तिथि आज की रात। नहीं, मुझे नहीं मरना। चाचा गाड़ी स्टार्ट करो, चाहे जो हो जाए। जगदीश ने अपनी जेब से एक पुराना ताबीज निकाला जिसे उसने स्टीयरिंग पर बांध दिया। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, जय बजरंगबली, और चाबी घुमाई। बस का इंजन एक आखिरी बार गरजा और चालू हो गया। जगदीश ने बैक गियर डाला और बस को तेजी से पीछे खींचा। वो भाई, वो ढाबा, वो पिघलते चेहरे, सब एक झटके में अंधेरे में विलीन हो गए। लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ था। बस के अंदर की पीली बत्ती अचानक लाल हो गई। पीछे की सीटों से फिर से फुसफुसाहट आने लगी। नीरज ने धीरे से पीछे देखा। वो 6 मुसाफिर वापस अपनी सीटों पर बैठे थे, लेकिन इस बार उनके हाथों में लोहे की आरी और कुल्हाड़ियां थीं। वे सब उठकर धीरे धीरे आगे की तरफ, यानी जगदीश और नीरज की तरफ बढ़ रहे थे। बेटा, हमारा स्टेशन आ गया है और हमें उतारने के लिए तुम्हें अपनी आंखें देनी होंगी। चाचा वो आगे आ रहे हैं, हमारे पास कोई हथियार नहीं है। जगदीश ने सामने देखा। सड़क के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पत्थर रखा था। अगर वो ब्रेक मारता तो पीछे वाले मुसाफिर उन्हें मार डालते। अगर वो गाड़ी नहीं रोकता तो बस सीधे पत्थर से टकराकर खाई में गिर जाती। नीरज, हैंडल पकड़, आज या तो ये छलावा टूटेगा या हमारी जिंदगी का रूट यहीं खत्म होगा। बस की स्पीड 100 के पार पहुंच चुकी थी। पीछे से मुसाफिरों के कुल्हाड़ी मारने की आवाजें आ रही थी। वे बस के लोहे के खंभों को काट रहे थे। हवा में एक अजीब सी गंध फैल रही थी, जैसे जलते हुए मांस की। ठीक उसी पल जब बस उस पत्थर से टकराने वाली थी, बस के शीशे एक जोरदार धमाके के साथ टूट गए और पूरी दुनिया में सिर्फ एक सन्नाटा छा गया। धमाका इतना जोरदार था कि नीरज को लगा उसके कान के पर्दे फट चुके हैं। उसके मुंह में ताजे खून का नमकीन स्वाद आ रहा था। चारों तरफ उड़ती हुई धूल, टूटे हुए शीशों के महीन टुकड़े और बस के बोनट से निकलता हुआ गर्म सफेद धुआं था। पीली और लाल बत्तियां बुझ चुकी थीं। बस के अंदर अब सिर्फ खिड़कियों से छनकर आती हुई उस जामुनी आसमान की डरावनी रोशनी थी। नीरज ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसका सिर बस के लोहे के डैशबोर्ड से टकराया था, जहां से गाढ़ा खून टपककर नीचे लगे गियर लीवर पर गिर रहा था। चाचा, ओ जगदीश चाचा, आप ठीक हो? मुझे सुनाई नहीं दे रहा कुछ। चाचा जवाब दो। उसने घबराकर अपने दाईं तरफ देखा। ड्राइवर की सीट पर जगदीश वैसे ही बैठे थे। उनके दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील पर जमे हुए थे, लेकिन उनका सिर एक तरफ झुका हुआ था। माथे से खून की एक मोटी लकीर उनकी आंखों से होती हुई उनकी घनी मूंछों में समा रही थी। हिलना मत नीरज, साला छाती में कुछ घुस गया है। स्टीयरिंग का लोहा शायद पार हो गया, पर गाड़ी रुक गई। लल्ला, मैंने कहा था ना, इस रूट पर गाड़ी रुकी तो खेल खत्म। नहीं चाचा, ऐसा मत बोलो, मैं आपको कुछ होने नहीं दूंगा। मैं दरवाजा खोलता हूँ, हम बाहर निकलेंगे। कोई ना कोई ट्रक वाला तो आता ही होगा इस रोड पर। ट्रक? कौन सा ट्रक लल्ला? बाहर देख जरा, हम कहाँ हैं? नीरज ने कांपते हाथों से खिड़की के बाहर झांका। वहां कोई सड़क नहीं थी, कोई पत्थर नहीं था जिससे बस टकराई थी। बस एक विशाल सूखे हुए दलदल के बीचों बीच खड़ी थी। जमीन पर काली सड़ी हुई घास थी और दूर दूर तक सिर्फ वो सफेद नंगे पेड़ खड़े थे जो किसी कंकाल की उंगलियों की तरह आसमान की तरफ तने हुए थे। सबसे खौफनाक बात यह थी कि बस के ठीक सामने, जहां हेडलाइट की रोशनी पड़ रही थी, वहां एक बहुत बड़ा लोहे का बोर्ड लगा था। बोर्ड पर लिखा था, बरेली रामपुर एक्सप्रेसवे, निर्माण कार्य 1984 से बंद। नीरज का गला पूरी तरह सूख गया। 1984? आज तो 2026 चल रहा है। 42 साल पुराना बंद पड़ा रास्ता। फिर वे इस रास्ते पर आए कैसे? तभी बस के पिछले हिस्से से एक अजीब सी आवाज आई।
जैसे कोई फटे हुए जूतों को जमीन पर घसीटते हुए आगे बढ़ रहा हो। नीरज का बदन पूरी तरह जम गया। उसे याद आया कि एक्सीडेंट से ठीक पहले पीछे बैठे वो 6 मुसाफिर कुल्हाड़ियां और आरियां लेकर उनकी तरफ बढ़ रहे थे। उसने धीरे धीरे अपना सिर पीछे की तरफ घुमाया। पीछे की सीटें खाली थीं, लेकिन इस बार वहां धूल नहीं थी। सीटों के ऊपर इंसानी खाल के टुकड़े चिपके हुए थे और हर सीट के नीचे से गाढ़ा काला खून रिसकर बस के फर्श पर बह रहा था। वो खून धीरे धीरे रेंगता हुआ आगे की तरफ आ रहा था, ठीक नीरज के पैरों की ओर। चाचा, वो खून वो नीचे से आ रहा है। वो लोग कहाँ गए? वो मुसाफिर कहाँ गए? वे कहीं नहीं गए नीरज, वे इसी बस की आत्मा है। सुन, इस बस का नंबर क्या है? नीचे चेसिस पर देखना कभी। ये वही बस है जो 1984 के दंगों के वक्त बरेली से पैसेंजर लेकर निकली थी और बहेड़ी के जंगलों में उपद्रवियों ने पूरी बस को जिंदा फूंक दिया था। 35 सवारियां थीं इसके अंदर, सब जिंदा जल गईं। डिपो ने रिकॉर्ड से इस बस का नाम मिटा दिया, पर यह रूट नंबर 9 आज भी जिंदा है। नीरज को अपने पीछे किसी की सांस महसूस हुई, बहुत ठंडी सड़ी हुई सांस। नीरज ने झटके से अपने बगल वाले शीशे की तरफ देखा। खिड़की के बाहर हवा में तैरता हुआ एक चेहरा था। वो उसी बुजुर्ग दंपत्ति में से बूढ़े आदमी का चेहरा था, लेकिन उसकी त्वचा पर आग से जलने के फफोले थे और उसके होंठ पूरी तरह जल चुके थे, जिससे उसके दांत एक डरावनी मुस्कान की तरफ बाहर दिख रहे थे। दूर रहो मुझसे, मेरे पास कोई टिकट नहीं है, मैंने पैसे नहीं लिए तुमसे। पैसे तो 3 लिए थे बेटा। तुम्हारी जेब में जो नोट हैं उन्हें जरा बाहर निकाल कर देखो। नीरज ने कांपते हाथों से अपने कंडक्टर वाले थैले में हाथ डाला। उसने नोटों की गड्डी बाहर निकाली। चांद की रोशनी में उसने देखा कि वो कागज के पैसे नहीं थे, वे सब इंसानी खोपड़ी के सूखे हुए हिस्से और सूखी हुई त्वचा के टुकड़े थे, जिन पर खून से नंबर लिखे थे, 10, 50, 100। नीरज ने चीख कर वो गड्डी फर्श पर फेंक दी। ये क्या है? ये नर्क क्या है? तभी बस का मुख्य दरवाजा, जो पूरी तरह जाम हो चुका था, एक जोरदार झटके के साथ खुल गया। बाहर के कोहरे में से वही आदमी दोबारा अंदर आया, जगदीश का छोटा भाई यादव। लेकिन इस बार उसने चाय की केतली नहीं पकड़ी थी। उसके हाथ में एक लोहे की भारी जंजीर थी, जिसे वो जमीन पर घसीट रहा था। झन 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 की आवाज बस के अंदर गूंजने लगी। भैया, बहुत तड़प लिया तो। 42 साल से तू इस डिपो की गाड़ियां चला रहा है, सिर्फ इसलिए कि तू मुझे ढूंढ सके। मैं तो यही हूं। इसी बस की सीट नंबर 12 के नीचे मेरी हड्डियां दबी हैं। जब गाड़ी जली थी तो मैं ड्राइवर की सीट पर था भैया। जगदीश ने अपनी भारी आंखें खोली और यादव की तरफ देखा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, जो खून के साथ मिलकर उनके चेहरे पर काले निशान बना रहे थे। यादव, मुझे माफ कर दे लल्ला। उस रात मैंने ही तुझे इस रूट पर भेजा था। मुझे क्या पता था कि बरेली की वो रात इतनी खूनी होगी। मैं 42 साल से रोज गाड़ी इसी आस में लाता हूं कि तू मुझे कहीं मिल जाएगा। मैं मिल गया ना भैया। अब सौदा पूरा करो। इस नए लड़के को, इस नीरज को यही छोड़ दो। इसकी रूह इस बस को चलाने के लिए अगली संविदा पर रखी जाएगी और तुम मेरे साथ आजाद हो जाओ। नीरज ये सुनकर सन्न रह गया। उसने जगदीश की तरफ देखा। चाचा नहीं, ऐसा मत करना। मेरी माँ घर पर मेरा इंतजार कर रही है। मेरी छोटी बहन की शादी है अगले महीने। चाचा, मुझे मत फंसाओ यहाँ। जगदीश ने नीरज की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक गहरा दर्द और असमंजस था। एक तरफ उनका सगा भाई था जो 42 साल से नर्क में जल रहा था, और दूसरी तरफ यह मासूम लड़का जो अपनी पहली नौकरी पर निकला था। यादव, ये लड़का बेगुनाह है। इसका इस रूट के इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। इसकी जगह तुम मुझे रख ले। मैं वैसे भी मरने वाला हूं। मेरा खून इस स्टीयरिंग पर जम चुका है। नहीं, बुढ़ा खून इस बस के इंजन को नहीं चला सकता। हमें ताजा जवान रूह चाहिए जो इस पहिए को अगले 50 साल तक घुमा सके। अगर ये लड़का तैयार नहीं हुआ तो हम इस बस को यहीं डिपो के मलबे में बदल देंगे और तुम दोनों की रूहें अनंत काल तक इस टूटे हुए शीशों के बीच सिसकती रहेंगी। अचानक बस के पीछे की सभी सीटों से हजारों हाथ बाहर निकलने लगे। वे हाथ इंसानी मांस के नहीं थे, वे सिर्फ धुएं और राख के बने थे, पर उनकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। उन हाथों ने नीरज के पैरों को जकड़ लिया और उसे पीछे की सीटों की तरफ खींचने लगे। छोड़ो मुझे, सालो छोड़ो। जगदीश चाचा, कुछ करो, वो मुझे खींच रहे हैं। जगदीश ने अपनी पूरी ताकत बटोरी। उन्होंने अपनी सीट के नीचे से वो लोहे का पाना निकाला जिससे वे टूल बॉक्स ठीक करते थे। उन्होंने अपने भाई यादव के हाथ पर जोर से वार किया।
कटाक की आवाज आई, जैसे सूखी लकड़ी टूटी हो। यादव का हाथ जमीन पर गिर गया, पर उसमें से खून नहीं निकला। नीरज भाग, नीचे कूद दरवाजे से। ये रास्ता दलदल नहीं है, ये सिर्फ हमारी आंखों का भ्रम है। सीधा भागना, पीछे मुड़कर मत देखना। नीरज ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उन राख के हाथों को झटका। उसकी पैंट घुटनों से फट गई और उसकी त्वचा छिल गई, पर वो दरवाजे की तरफ भागा। जैसे ही उसने बस की दहलीज लांघी, उसे लगा वो किसी बहुत ऊंची जगह से नीचे गिर रहा है। वो बहेड़ी वाले पुराने हाईवे के किनारे पड़ा था। सामने वही पुरानी रोडवेज बस खड़ी थी, उसका इंजन चालू था, लेकिन ड्राइवर की सीट खाली थी और बस के अंदर कोई पीली बत्ती नहीं थी। पूरी बस के अंदर नीली आग जल रही थी, पर बस का लोहा नहीं जल रहा था। सिर्फ अंदर की सीटें धू धू करके जल रही थी। नीरज उठकर खड़ा हुआ, उसके पैर कांप रहे थे। तभी उसने देखा कि बस का गियर अपने आप बदला। पहला गियर, दूसरा गियर, और बस बिना ड्राइवर के धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। खिड़की के पिछले शीशे से जगदीश चाचा का चेहरा दिखाई दिया। वे नीली आग के बीच बैठे थे, पर उनके चेहरे पर अब कोई दर्द नहीं था। उन्होंने नीरज की तरफ देखा और हाथ हिलाकर अलविदा कहा। बस धीरे धीरे अंधेरे में आगे बढ़ती गई और पगडंडी के मोड़ पर जाकर ओझल हो गई। नीरज वहीं सड़क पर अकेला खड़ा रो रहा था। तभी उसके पीछे से एक और गाड़ी के आने की आवाज सुनाई दी। एक ट्रक आ रहा था। ट्रक की तेज हेडलाइट ने नीरज की आंखों को चौंधिया दिया। ट्रक के ड्राइवर ने ब्रेक मारा। नीरज भागकर ट्रक के पास गया। ए भाई, बीच सड़क पर क्या कर रहा है? मरना है क्या? भाई साहब, वो बस रोडवेज बस, रूट नंबर 9। ट्रक ड्राइवर ने उसे अजीब नजरों से देखा। कौन सी बस भाई? इस रोड पर पिछले 3 घंटे से मेरी गाड़ी के अलावा कोई दूसरी गाड़ी नहीं गुजरी, और ये रूट नंबर 9 तो 20 साल पहले बंद हो चुका है। तू यहाँ इस वीराने में क्या कर रहा है? तेरे कपड़े कैसे फट गए? नीरज ने अपने हाथ की तरफ देखा। उसके हाथ में अभी भी वो टिकट काटने वाली मशीन थी। मशीन की स्क्रीन अभी भी जल रही थी और उस पर लिखा था, अगली सवारी का समय ठीक रात 12 बजे। नीरज ने मशीन को सड़क के किनारे खाई में फेंक दिया और ट्रक में बैठ गया, पर वो नहीं जानता था कि छलावे का सफर इतनी आसानी से खत्म नहीं होता। ट्रक के कैबिन के अंदर की महक बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उस बस की थी, जलती हुई लकड़ी और पुराने गुटखे की महक। ट्रक का इंजन भारी आवाज के साथ चल रहा था। डामर की पक्की सड़क हेडलाइट की तेज रोशनी में साफ दिख रही थी, लेकिन नीरज की रीढ़ की हड्डी में जो ठंडक उतर रही थी, उसका कारण वो महक थी। पुराने सड़े हुए गुटखे और जलती हुई सूखी लकड़ी की महक, जो उस रोडवेज बस की पहचान बन चुकी थी। नीरज ने कसकर ट्रक के दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा उसकी पसलियां टूट जाएंगी। उसने धीरे से अपनी गर्दन दाईं तरफ घुमाई और उस ट्रक ड्राइवर को गौर से देखना शुरू किया। उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर बहुत ढीले पड़े थे, जैसे वो गाड़ी चला नहीं रहा हो, बल्कि गाड़ी अपने आप चल रही हो। उसका आधा चेहरा कैबिन के अंधेरे में छिपा था। भाई साहब, जरा गाड़ी की खिड़की खोल देंगे क्या? अंदर बहुत अजीब सी घुटन हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हवा बिल्कुल थमी हुई है। ड्राइवर ने सड़क से अपनी नजरें नहीं हटाई। उसने सिर्फ एक सूखी गहरी सांस ली। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे 2 पत्थरों को आपस में रगड़ा जा रहा हो। खिड़की खोलने से कुछ नहीं होगा छोटे। जो महक तेरे नथनों में घुस चुकी है वो कैबिन की नहीं है, वो तो तेरी अपनी खाल की है। जब इंसान मौत के इतने करीब से गुजरता है ना, तो उसकी रूह से ऐसे ही गंध आने लगती है। तू इतनी घबराहट में क्यों है? चाय पीनी है? उसने स्टीयरिंग से अपना बायां हाथ हटाया और नीचे गियर बॉक्स के पास रखे एक थर्मस की तरफ बढ़ाया। जैसे ही उसका हाथ चांद की रोशनी के दायरे में आया, नीरज की आंखें फटने लगीं। उस ड्राइवर के हाथ के पिछले हिस्से पर उप्रपरी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का एक पुराना पीला लोगो छपा हुआ था, जो त्वचा के अंदर किसी जख्म की तरह गुदा हुआ था। और सबसे बड़ी बात, उसके हाथ की कलाई पर वही बाबूजी वाली घड़ी बंधी थी, जिसकी सुइयां अब भी उल्टी दिशा में घूम रही थीं। तू भी वही है? तू ट्रक ड्राइवर नहीं है? गाड़ी रोको, मुझे अभी इसी वक्त नीचे उतरना है। ओए गाड़ी रोक साले! ट्रक ड्राइवर धीरे धीरे अपनी गर्दन नीरज की तरफ घुमाने लगा। गाड़ी कैसे रोक दूं नीरज? अभी तो सफर आधा भी नहीं हुआ और तू इतनी जल्दी भूल गया? मैंने तो पहले ही कहा था, इस रूट पर पहिया रुका तो तुम दोनों धूल बन जाओगे। जैसे ही उसने अपना पूरा चेहरा रोशनी में लाया, नीरज की चीख कैबिन की दीवारों से टकराकर दम तोड़ गई। वो कोई अजनबी ट्रक ड्राइवर नहीं था। उसका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। कोहरे की तरह उसकी त्वचा सिकुड़ी और वो कंडक्टर यादव की शक्ल में आ गया। जगदीश चाचा का वही भाई जो 1984 में जिंदा जल गया था।
उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी और उनमें से एक अजीब सी नीली रोशनी निकल रही थी। बचाओ, कोई है बाहर। जगदीश चाचा, आप कहाँ हो? मुझे इस नर्क से निकालो। जगदीश भैया तो अपनी ड्यूटी पूरी कर चुके नीरज। उन्होंने 42 साल तक इस बस को चलाया ताकि वो मेरा कर्ज उतार सके। अब तेरी बारी है। तू सोच रहा है कि तू बस से कूद कर सड़क पर आ गया था? नहीं लल्ला, तू तो कभी बस से उतरा ही नहीं। यादव ने अचानक ट्रक का ब्रेक मारा। गाड़ी एक जोरदार झटके के साथ रुकी। नीरज का सिर विंडशील्ड से टकराने से बचा, लेकिन जब उसने सामने देखा तो उसका पूरा वजूद कांप उठा। सामने कोई हाईवे नहीं था, कोई जंगल नहीं था। ट्रक ठीक उसी जगह खड़ा था जहां से यह पूरी कहानी शुरू हुई थी, बरेली बस डिपो। चारों तरफ वही पीली सरकारी बसें खड़ी थीं, वही टूटी हुई दीवारें थीं और वही डिपो का पुराना सन्नाटा था। रात के 11:30 बज रहे थे। डिपो की बड़ी घड़ी की सुइयां ठीक उसी वक्त पर थमी हुई थीं, लेकिन वहां एक चीज अलग थी। डिपो में खड़े सारे कर्मचारी, सारे ड्राइवर और कंडक्टर, वे जिंदा इंसानों की तरह नहीं घूम रहे थे। वे सब कतार में खड़े थे। उनकी पीठ नीरज की तरफ थी और उन सबके हाथों में वही टिकट काटने वाली मशीनें थीं जो एक साथ चालू थीं। उतरो नीरज, तुम्हारी नई ड्यूटी का समय हो गया है। दीपू बाबू तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नीरज बेदम होकर ट्रक से नीचे उतरा। उसे लगा कि अगर वो भागकर डिपो के बाहर मुख्य सड़क पर चला जाएगा तो बच जाएगा। वो गेट की तरफ भागा, लेकिन वो जितना तेज भाग रहा था, गेट उतना ही दूर होता जा रहा था। सड़क एक रबर की तरह खिंच रही थी। तभी डिपो के दफ्तर का दरवाजा खुला। अंदर से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला जिसने खाकी वर्दी पहन रखी थी। उसके हाथ में एक पुराना रजिस्टर था। वो धीरे धीरे नीरज की तरफ बढ़ा। नीरज कुमार, पिता का नाम रामशरण, संविदा कंडक्टर, भर्ती संख्या 401। बेटा, तुम्हारी पहली नाइट शिफ्ट का रूट नंबर 9 है। गाड़ी तैयार खड़ी है, पैसेंजर बैठ चुके हैं। देर क्यों कर रहे हो? बाबूजी, मुझे नौकरी नहीं चाहिए। मैं वापस अपने घर जाना चाहता हूँ। मेरी माँ बीमार है, मेरी बहन की शादी है। मुझे माफ कर दो बाबूजी, मैं पैर पड़ता हूँ आपके। डिपो बाबू ने रजिस्टर से अपनी आंखें ऊपर की। उनके चेहरे पर कोई नफरत नहीं थी, सिर्फ एक बेहद डरावनी, ठंडी उदासीनता थी। घर? कौन सा घर नीरज? तुम तो 3 घंटे पहले ही बहेड़ी के पास उस हाईवे पर मारे जा चुके हो, जब तुम्हारी बाइक का टायर फटा था और तुम ट्रक के नीचे आए थे। तुम्हारी यादें बस इस डिपो में बची हैं। अब तुम्हें ये गाड़ी चलानी ही होगी। नीरज का दिमाग सुन्न हो गया। मैं मर चुका हूं? नहीं, ये झूठ है। ये छलावा मेरे दिमाग के साथ खेल रहा है ताकि मैं हार मान लूं। उसे याद आया कि जगदीश चाचा ने कहा था, छलावा भूत नहीं होता, वो सिर्फ एक भ्रम होता है जो तुम्हें यकीन दिलाता है कि तुम हार चुके हो। उसने अपने हाथों को देखा, वे बिल्कुल गर्म थे। उसकी छाती में दिल धड़क रहा था। वो जिंदा था। ये डिपो, ये यादव, ये डिपो बाबू, सब उस छलावे की आखिरी चाल थी ताकि वे उसकी जवान रूह को हमेशा के लिए इस नर्क का हिस्सा बना सकें। उसने जमीन पर पड़ी एक लोहे की रॉड उठाई जो डिपो के गैरेज में बिखरी पड़ी थी। तुम सब झूठ हो। मैं जिंदा हूँ। मेरा शरीर बहेड़ी के अस्पताल में हो या सड़क पर मेरी आत्मा पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। सालों, पीछे हटो। उसने रॉड घुमाकर डिपो बाबू के चेहरे पर मारी। जैसे ही लोहे की रॉड उनके चेहरे से टकराई, कोई खून नहीं निकला। डिपो बाबू का पूरा शरीर कांच के खिलौने की तरह टूटकर बिखर गया। उनके बिखरते ही पूरा डिपो ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। पीली बसें पिघलकर काली राख बनने लगी। तभी अंधेरे के बीच से वही रूट नंबर 9 की खूनी बस वापस प्रकट हुई। उसके अंदर नीली आग धधक रही थी। ड्राइवर की सीट पर जगदीश चाचा बैठे थे, लेकिन अब उनका रूप पूरी तरह बदल चुका था। वे राख से बने थे, पर उनकी आंखों में एक आखिरी उम्मीद की चमक थी। नीरज, मशीन उठा। तेरी संविदा की मशीन ही इस छलावे का दिल है। उसे इस बस के डीजल टैंक में फेंक दे। ये आग जब तक टैंक तक नहीं पहुंचेगी, ये रूट कभी बंद नहीं होगा। नीरज ने मुड़कर देखा। जमीन पर वही टिकट मशीन पड़ी थी जो उसने ट्रक से फेंकने की कोशिश की थी। मशीन लाल रंग की रोशनी से चमक रही थी और उसमें से भयंकर गर्मी निकल रही थी। यादव और डिपो के बाकी साए चीखते हुए नीरज की तरफ बढ़े। मत छूना उसे नीरज, अगर वो नष्ट हो गई तो हम सब मिट जाएंगे। इस रूट का नामो निशान मिट जाएगा। नीरज ने बिना एक पल गवाए दौड़ लगाई। उसने जमीन से उस जलती हुई टिकट मशीन को उठा लिया। मशीन को छूते ही उसके हाथों की खाल जलने लगी, पर उसने दर्द की परवाह नहीं की। उसने अपनी पूरी ताकत बटोरी और बस के पीछे लगे डीजल टैंक की तरफ भागा, जिसका ढक्कन अपने आप खुला हुआ था। यादव के राख वाले हाथ उसकी पीठ को जकड़ चुके थे। उसकी गर्दन पर ठंडे नाखून गर रहे थे।
तू भी हमारे साथ जलेगा नीरज, तू बच नहीं सकता। अगर जलना ही है तो इस नर्क को खत्म करके जलूंगा। उसने अपने दोनों हाथों से मशीन को उठाया और सीधे डीजल टैंक के अंदर डाल दिया। पल भर के लिए पूरा जंगल, पूरा डिपो और वो बस बिल्कुल शांत हो गए। यादव की पकड़ ढीली हो गई। फिर बस के अंदर से एक ऐसी नीली रोशनी निकली जिसने पूरी रात के अंधेरे को 1 सेकंड के लिए दोपहर जैसी चकाचौंध में बदल दिया। एक बहुत बड़ा गूंजता हुआ धमाका हुआ और नीरज को लगा कि वो हवा में बहुत ऊंचा उड़ रहा है। जहां न कोई महक थी, न कोई आवाज और ना ही कोई डर।